आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। बहुत ही भूगोल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से है। इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं मैक्सिमम। इसकी बात करेंगे। इसमें आवश्यकता ही क्यों है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की अपने को आवश्यकता क्यों है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक तो अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करेंगे और दूसरे प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अपन इन स्रोतों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और निष्कर्ष के आधार पर पता करेंगे कि आंतरिक संरचना है कैसी, और इसके बाद पता चलेगा कि इससे क्या पता चलेगा, आंतरिक संरचना परतदार है। रासायनिक परतें, जिसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, रासायनिक परतें और दूसरी भौतिक परतें। चलो अब शुरुआत करते हैं अपन आवश्यकता से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आवश्यकता ही क्यों है जानने की। देखो, आवश्यकता का सबसे बड़ा एक तो रीजन है कि अपन भू परिदृश्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि अपन जंगल में रहते हैं और पास में पहाड़ी इलाका है या फिर पास में नदी है, ज्वालामुखी वगैरह कोई क्षेत्र है, इन सब से अपन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए ना कि ज्वालामुखी का, भूकंप का, इन सब चीज़ों का क्या संबंध है, किस जगह पर कैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए आंतरिक संरचना के बारे में जानना जरूरी है। दूसरा कारण क्या है, खनिजों के लिए। आज के समय में खनिजों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है खनिजों का, तो इसलिए खनिजों का वितरण किस प्रकार है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, उनको जानने के लिए। और तीसरा, एक मानव का स्वभाव हमेशा विकासशील स्वभाव है, हमेशा ये विकास करना चाहता है। तो इस विकास के कारण अपनी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए ये अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञान अर्जित करना चाहता है। तो इस कारण भी अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में रुचि रखते हैं। तो ये 3 कारण हैं। अब इनके स्रोतों की बात करें। स्रोतों में प्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत, पहला खनन या प्रवेदन, 2 है, और दूसरा कौन सा है, ज्वालामुखी। तो पहले खनन की बात करते हैं। प्रवेदन, खनन यानी अपन कोई खुदाई वगैरह करते हैं, खान वगैरह खोदते हैं, तो उससे भी अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंदर रॉबिन्सन गर्त, साउथ अफ्रीका में सोने की खान है रॉबिन्सन गर्त, जो 5 किलोमीटर की गहराई की है। और दूसरा वहीं पर प्रवेदन की बात करें तो प्रवेदन कोला प्रायद्वीप पर, अंटार्कटिका में कोला प्रायद्वीप का क्षेत्र है, वहाँ पर 12 किलोमीटर के प्रवेदन किया गया है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है ना कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, प्रवेदन पर अपने कितना किया है, 12 किलोमीटर का। पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत ही कम है ये। तो इससे जो जानकारी मिलेगी उसका ये अनुमान नहीं लगा सकते कि पूरी पृथ्वी के अंदर ही ये समान जानकारी होगी, क्योंकि ये तो 12 किलोमीटर की जानकारी है, पृथ्वी अभी तक 6371 किलोमीटर की बाकी है। तो इसलिए अपने को अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। अपन ने दूसरी बार स्रोत की बात नहीं की, जो है ज्वालामुखी उद्गार। दूसरा वाला स्रोत क्या है, ज्वालामुखी उद्गार। देखो, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें लावा निकलता है, गैस से निकलते हैं। तो इससे भी अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है कि संरचना किस प्रकार की है, क्योंकि लावा और गैस से, लावा में खनिज मौजूद होते हैं, खनिजों से वितरण का पता चल जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी जगह पर कौन से खनिज हैं, कितनी गहराई पर ये इसका उद्गार हुआ है, उस आधार पर पता कर सकते हैं अपन। लेकिन चलो, ये जानकारी मिल गई, ये तो अपने को प्लस पॉइंट हो गया। इसका माइनस पॉइंट क्या है, ज्वालामुखी उद्गार वाले स्रोत का माइनस पॉइंट क्या है। देखो, खनिज, कोई भी खनिज है वो अपने ताप, दाब और घनत्व से प्रभावित होता है।
तो जैसे जैसे अपन पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो गहराई बढ़ने पर ये तीनों में भी वृद्धि होती है। तो इससे अपन कन्फर्म ये नहीं बोल सकते कि ये यदि ज़्यादा गहराई से है तो पदार्थ का ताप दाब घनत्व के कारण उसकी संरचना में बदलाव आ गया है, इसके संरचना में बदलाव आ जाता है, इसकी संरचना बदल गई। तो मतलब प्रत्येक स्रोत होने के बावजूद भी अपने को ये स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकता। दूसरा, ज्वालामुखी का उद्गार, इसकी गहराई कितनी है इसके बारे में अपन कन्फर्म जानकारी नहीं प्राप्त होती है अपने को, इस कारण इसकी सीमा है। लेकिन प्रत्येक स्रोतों से अपने को जो जानकारी प्राप्त होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है गहराई बढ़ने पर ताप दाब और घनत्व में वृद्धि होती है। और ये एक तरह से अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। इसमें पहला वही ले लेते हैं जिससे प्रत्यक्ष स्रोत से अपने को जानकारी प्राप्त होती है, ताप दाब घनत्व, ताप दाब और घनत्व, पहला यही ले लेते हैं। तो इसमें से ताप के बारे में, ताप से अपने क्या क्या पता चलता है, ताप संबंधी जानकारियों से, तापमान से अपने को क्या क्या पता चलता है। पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गहराई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि हो रही है। गहराई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि हो रही है, तो ये कितनी गहराई बढ़ने पर कितना तापमान बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, भूतापीय प्रवणता। और भूतापीय प्रवणता कितनी है, भूतापीय प्रवणता 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो रही है। तो 32 मीटर पर 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो अपने को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि मिलेगी। अच्छा, तापमान, ये ताप पृथ्वी के अंदर ताप में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। इसका 3 कारण है जो वैज्ञानिकों को पता चला है। पहला है अवशिष्ट ऊष्मा। अवशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है, अवशिष्ट ऊष्मा देखो, पृथ्वी की जब निर्माण हुआ था तो ये आग का गोला थी। अब बाहरी सतह तो ठंडी हो चुकी है लेकिन अंदर तो अभी भी तापमान मौजूद है ना, उसके कारण ताप में वृद्धि है, एक ये रीजन है। दूसरा, रेडियो एक्टिव पदार्थ। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके कारण भी तापमान में वृद्धि हो रही है, इनके कारण तापमान। तीसरा एक इम्पोर्टेंट है, दूसरा दाब से जुड़ा हुआ है। देखो, ऊपरी परतों का जो दाब लगेगा, परत का जो दाब लगेगा उससे ताप में वृद्धि होती है। तो ये 3 कारण है कि गहराई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा स्रोत दाब का, दाब से संबंधित कि अपने क्या सेक्शन पर आपने गहराई बढ़ने पर दाब में वृद्धि हो रही है। देखो, गहराई बढ़ने पर दाब में वृद्धि हो रही है। इससे सबसे पहले बात करते हैं इससे प्रभाव क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, इससे अपने को क्या मतलब, आंतरिक स्रोतों में क्या कुछ ज़्यादा क्या किस तरह से कुछ जानकारी प्राप्त होगी। देखो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि दाब बढ़ेगा ना, किसी भी कोई पदार्थ है उस पदार्थ का दाब में वृद्धि होगी ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक बिंदु। तो कोई पदार्थ है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले गल जाता था, अब इस पर दाब में वृद्धि हो गई तो ये 120 डिग्री पर गलने लग गया, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये परिणाम होता है, और ये परिणाम ही पृथ्वी के अंदर आंतरिक स्रोतों में जानकारी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये ध्यान रखना, दाब बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट में वृद्धि होती है। इसी से अपन पृथ्वी की जो संरचना है जिसको स्थल मंडल मध्यमंडल वगैरह में बांटेंगे भौतिक संरचना को,
उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी जानकारी होगी तभी अपन उसको समझ पाएंगे। अच्छा, तो इसका वर्गीकरण अब लेकिन देखो, दाब, मेल्टिंग पॉइंट। एक बात और ध्यान रखना, दूसरा, एक तो ये हो गया इसका पॉइंट, दूसरा ताप बढ़ने पर, जैसे ताप का और दाब का भी एक संबंध होता है। कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ का तापमान यदि टेम्परेचर अधिक होगा प्रेशर से, मतलब जो गलनांक वाला प्रेशर है उससे, तो क्या होगा, पदार्थ कौन सी अवस्था में होगा, तापमान अधिक है ताप से, तो द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। वहीं तापमान कम है दाब से, तो ठोस अवस्था। और ये तापमान और दाब बराबर है तो ये होता है अर्धठोस, अर्धठोस अवस्था। अर्धठोस अवस्था को ही प्लास्टिक अवस्था बोलते हैं। दुर्बलता मंडल, पूरा दुर्बलता मंडल इसी से बना हुआ है, अर्धठोस अवस्था से बना हुआ है। तो ये आगे जानकारी, ये भी आगे जानकारी अपने को काम में आने वाली है। घनत्व संबंधी साक्ष्य। अब बात करें अपन घनत्व संबंधी साक्ष्य की। ये तीसरा है, ताप दाब घनत्व में तीसरा है। ये ही इसी से अपने को पता चलता है कि भाई जो परतदार संरचना है वो किस तरह से निर्माण हुआ परतदार संरचना का। तो देखो, सेम वही, गहराई बढ़ने पर घनत्व में वृद्धि होती है। सतह का घनत्व कितना है, पृथ्वी की जो भूपरपटी है उसका घनत्व कितना है, 2.7 ग्राम। लेकिन जो पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम। देखो, अब ये तो कोई बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं स्रोतों से। इससे जो जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो जानकारी प्राप्त हुई वो है कि पहली जानकारी ये कि दाब बढ़ रहा है तो घनत्व में वृद्धि होती है, ये बेसिक है। और ये लेकिन एक सीमा तक ही होता है। दाब बढ़ने पर घनत्व में वृद्धि तो होती है लेकिन वो एक सीमा तक ही होता है। क्यों? क्योंकि यदि उस सीमा के बाद भी अपन दाब बढ़ाएंगे ना तो चट्टान टूट जाएगी। तो एक सीमा तक ही होता है। दूसरा, घनत्व के बारे में दूसरी जानकारी क्या है, विभेदन प्रक्रिया। ये इम्पोर्टेंट है, विभेदन प्रक्रिया। ये 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण विभेदन प्रक्रिया ये है कि पृथ्वी शुरू में क्या थी, आग का गोला थी। ये किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था। तो और इसके साथ इसमें घूर्णन भी था, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूर्णन कर रही थी ना, तो उसकी वजह से चलो कोई पदार्थ अपन द्रव अवस्था को घुमाएंगे, जैसे कोई बाल्टी में जल डाल के अपन उसको घुमाते हैं ना, और उसमें कुछ पदार्थ डाल देते हैं, तो ठोस पदार्थ क्या होता है, पैंदे की तरफ बैठता है और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आ जाते हैं। कभी भी घुमा के देख लेना, ठोस पदार्थ पैंदे की तरफ जाएंगे भारी होने के कारण, और जो हल्के पदार्थ होते हैं वो सतह की ओर आएंगे। तो यही कारण है पृथ्वी की परतदार संरचना बनने का। पृथ्वी घूर्णन कर रही थी और घूर्णन करते करते उसके जो भारी पदार्थ थे, निकिल और फेरस वगैरह जिस टाइप के, वो तो केंद्र की तरफ चले गए और हल्के पदार्थ भूपरपट्टी की तरफ आ गए, और ये एक परतदार संरचना का निर्माण हो गया। दूसरा चरण जो द बिग जाइंट की जो घटना है, द बिग जाइंट वाली घटना, जिसमें एक बाहरी उल्कापिंड पृथ्वी से आके टकराया था और चंद्रमा का निर्माण हुआ था, तब इस प्रक्रिया में भी वापस पृथ्वी गर्म हो गई थी, उसका तापमान भी वृद्धि हो गई थी और वापस विभेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और इसके कारण ये चट्टानें वापस प्रक्रिया शुरू हुई, इस चट्टानों में विविधता भी आ गई। तो ये है पूरा परतदार संरचना का कारण। अब अपन बात करते हैं, चलो पहले साक्ष्य के बारे में बता हो गया,
दूसरा सबक से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों में भूत चुंबकत्व से क्या मतलब इससे क्या पता चलता है पृथ्वी की का चुंबकीय गुण है। भूचुंबकत्व क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय गुण। देखो नॉर्थ और साउथ पोल है। अब देखो पृथ्वी का चुंबकीय गुण किस कारण है कि पृथ्वी के अंदर जो पहले अनुमान लगाया जाता था कि पृथ्वी के अंदर एक लोहे और निकल की बनी हुई एक छड़ है जिसके कारण पृथ्वी के चुंबकीय गुण बन रहा है, वो गलत है, वो नहीं है। उसका दूसरा कारण है जियोडायनेमिक भूजनित्र सिद्धांत। उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। करीब 5 या 10 मिनट में पूरा भूजनित्र सिद्धांत पूरा समझा देंगे, भूचुंबकत्व तो पूरा समझा देंगे। बस अभी तो ये जानकारी रखने के लिए बस इतना ध्यान रखो कि पृथ्वी के आंतरिक स्रोत में निकल और फेरस पाए जाते हैं, ये भूचुंबकत्व से पता चलता है। और दूसरा इसमें विसंगति पाई जाती है। विसंगति किस तरह से? देखो सभी जगह पर भूचुंबकत्व तो समान नहीं है, वो विसंगति पाई जाती है, इसी को बोलते हैं। तीसरा गुरुत्व संबंधी साक्ष्य यानी गुरुत्व विसंगति। देखो आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी है, इक्वेटर और पोल, यहाँ पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सर्वाधिक होता है यहाँ पर। और ये कारण ये गुरुत्व विसंगति के कारण ही कोरियोलिस बल, आगे जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे कोरियोलिस बल के बारे में। तो इस गुरुत्व विसंगति के कारण ही कोरियोलिस बल इक्वेटर पर मौजूद नहीं होता है। और गुरुत्व विसंगति एक दूसरा कि पृथ्वी में सभी जगह पर समान जगह पर गुरुत्वाकर्षण समान नहीं है, अलग अलग पाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी पर आंतरिक संरचना में पदार्थों का वितरण भी समान नहीं है। चौथा उल्कापिंड। देखो तीसरा हुआ गुरुत्व विसंगति, चौथा उल्कापिंड से देखो माना जाता है कि पृथ्वी और उल्कापिंड ये एक ही प्रकार के समान पदार्थों से इनका निर्माण हुआ था, प्रक्रिया भी समान थी। तो इस कारण माना जाता है कि इन दोनों की आंतरिक संरचना में भी समानता होगी। तो जो उल्कापिंड होते हैं ये पृथ्वी पर आते हैं तो इनके घर्षण के कारण इनका बाहरी सतह तो जल जाती है, इनका केंद्र पृथ्वी पर आता है। तो उसकी जांच करने पर, उसका विश्लेषण करने पर पाया गया है कि पृथ्वी के इनके केंद्र में भी नीफे मौजूद है, उल्कापिंडों के केंद्र में नीफे मौजूद है। तो वहीं से अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के केंद्र में भी नीफे मौजूद है। तो इससे पता चलता है उल्कापिंड से कि पृथ्वी के केंद्र में नीफे मौजूद है। भूचुंबकत्व से पता चलता है कि पृथ्वी के केंद्र में नीफे मौजूद है। और बाकी और भी स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कि पृथ्वी के केंद्र में नीफे मौजूद है। तो इस कुल मिला के इन अलग अलग प्रकार के स्रोतों से ये जानकारी प्राप्त होने के बाद माना गया है कि पृथ्वी के केंद्र में नीफे ही मौजूद है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है भूकंप विज्ञान। ये पृथ्वी के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दे देता है, उसके परतों के बारे में, उसके रासायनिक परत और भौतिक परतें सभी के बारे में ये संपूर्ण जानकारी दे देता है। तो इस कारण इसको सबसे इम्पोर्टेंट मान जाते हैं। पूरी आंतरिक संरचना में पर्सन आए या ना आए, इससे पर्सन एक बार 1 या 2%, 1% तो मिनिमम आना है ही है, प्रत्येक साल आता है इससे पर्सन। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो भूकंप होता क्या है, थोड़ा पहले बेसिक देख लेते हैं तो यहीं पर तैयार हो जाएगा भूकंप वाला टॉपिक। थोड़ा बहुत बचेगा वो आगे कर लेंगे। ये होता है कंपन, जैसे प्राकृतिक कारण हो या फिर मानव जनित कारण हो। पृथ्वी पर होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी कि अब केंद्र क्या होता है या भूकंप मूल जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि जो पृथ्वी के सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र में जहाँ पर जो भूकंप की उत्पत्ति हुई है ना, उसको बोलते हैं, मतलब सर्वप्रथम
भूकंप की जो गहराई है इसको बोलते हैं अवकेंद्र। और ये जो सतह पर सबसे पहले मौजूद होता है, यहाँ पर भूकंप हो गया, सतह पर पहुँचेगा इस क्षेत्र, इसको बोलते हैं एपी सेंटर, मतलब अधिकेंद्र। और इन भूकंप की मात्रा या इनकी गणना करने के लिए इनके पैमाने हैं मर्केली रिएक्टर और दूसरा रिएक्टर स्केल। ये इनकी ऊर्जा का पता बताता है कि कितनी क्या ऊर्जा थी, और ये विनाश को बताता है। देखो मर्केली यानी मर गया, तो उससे ध्यान रखो, मर गया मतलब विनाश हो गया। रिएक्टर ऊर्जा को बताएगा, कितना इसका तीव्रता वगैरह कितनी क्या थी उसको बताएगा। अब भूकंपीय तरंगे, ये आ गया इम्पोर्टेंट चीज़। भूकंपीय तरंगे ये दो प्रकार की होती है, धरातलीय और दूसरी काया यानी बॉडी वेव्स। और धरातलीय तरंगों को बोलते हैं वेव्स, बॉडी वेव। ये दो प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यही जानकारी दिखती है। पी तरंगे यानी प्राथमिक, दूसरी एस तरंगे द्वितीयक तरंगे हो गई। सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं सर्वाधिक विनाशकारी, कम विनाशकारी। ये सबसे कम विनाशकारी होती है, इससे ज़्यादा विनाशकारी होती है, और सर्वाधिक विनाशकारी ये होती हैं। पी तरंगों के बारे में, इनमें संकुचन और प्रसार होता है, और इसमें सुरंग और गर्त का निर्माण होता है। तब ये इस तरह से जाती है और ये इस तरह से जाती है। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनका गति करने का माध्यम होता है, ये सबसे ज़्यादा दृढ़ता और घनत्व के आधार पर इनमें गति होती है। और इनका माध्यम होता है ठोस, द्रव, गैस। मतलब ये तीनों प्रकार के माध्यमों में गति कर सकती हैं, लेकिन ये केवल दृढ़ता में ही गति कर सकती है, मतलब इनकी गति ठोस में ही होती है। और यहीं से अपने को बाह्य कोर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, इसी कारण से। देखो तरंगे पी और एस तरंगे। अब इनके अध्ययन से क्या पता चलेगा? तरंगों के अध्ययन से अपने को जो जानकारी मिलती है वो ये है कि गहराई बढ़ने पर, गहराई में वृद्धि होगी तो जो तरंग है उनका मार्ग विक्षेपित हो जाता है, मतलब इनके मार्ग में बदलाव होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी से अपने को सारी जानकारी मिलेगी। मार्ग विक्षेपित हो रहा है, मार्ग में विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो इसके घनत्व में बदलाव आ रहा है। क्यों? अपन भी बात करें कि इनकी गति में बदलाव, कारण क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस। जितनी ज़्यादा दृढ़ता होगी उतनी ही गति बढ़ेगी। अब इनके मार्ग में विक्षेपित हो रही हैं तो मतलब घनत्व बदल रहा है। और इससे क्या पता चलता है कि गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन भी हो रहा है। गहराई जाने में घनत्व में वृद्धि होती है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनका जो तरंगों का मार्ग है ना, ये विक्षेपित तो हो रहा है, लेकिन विक्षेपित किस ओर हो रहा है? अवतलाकार। तो इससे पता चलता है कि गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है। और दूसरी पहली जानकारी ये प्राप्त हो गई तरंगों के अध्ययन से। दूसरी जानकारी क्या प्राप्त हुई? असंबद्धता के बारे में पता चलता है
गहराई में जाने पर तरंगों के कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर तरंग एकाएक विचलित हो जाती हैं, और ये जो क्षेत्र होता है एकाएक जहाँ पर विचलित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं असमंतता। असमंतता क्या होती है? दो भिन्न भिन्न रासायनिक प्रकार वाली जो चट्टानें होती हैं, इनके जो बीच का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र असमंतता होती है। तो अलग अलग गुणों वाली जो चट्टानें होती हैं ना, ये इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। इन दोनों की चट्टानों की जो मध्य का जो क्षेत्र है, ये हो गया असमंतता क्षेत्र हो गया। एक तरह से इसको इन्वायरमेंट के अनुसार देखें ना तो इकोटोन है, इकोटोन जैसा है। कैसे? क्योंकि इकोटोन में क्या होता है, दो पारतंत्रों का बीच का संक्रमण क्षेत्र, यहाँ पर दो भिन्न भिन्न गुणों वाली चट्टानों के बीच का क्षेत्र, तो इसको असमंतता, और ये इधर पर्यावरण में देखा जाए तो इकोटोन। तो वहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हो। और इस असमंतता से अपने को रासायनिक परतों के बारे में पता चलेगा, रासायनिक परतों के बारे में पता चलता है। तो ये रासायनिक गुणों को बता देता है ना। तो मुख्य क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 प्रकार की रासायनिक परतें होती हैं। तीसरा, पहला घनत्व में बदलाव के बारे में पता चलता है, दूसरा असमंतता, तीसरा छाया क्षेत्र। मुख्य में तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है, ये महत्वपूर्ण जानकारी देता है पृथ्वी के आंतरिक स्रोतों के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में। तो छाया क्षेत्र किसका, जहाँ पर P और S अनुपस्थित होती है। तो ये पृथ्वी हो गई। मान लो ये भूकंप का एपिसेंटर हो गया, ये बाह्य कोर। अभी बाह्य कोर के बारे में यहाँ पर क्यों, इसकी जानकारी बाद में देंगे कि यहाँ पर बाह्य कोर को क्यों दर्शाया गया है। देखो, भूकंप में जो S तरंगें होती है ना, वो मौजूद होती हैं 105 डिग्री तक ही। इसके बाद भूकंपीय तरंग आगे मौजूद नहीं होती। इस पूरे क्षेत्र में S तरंगों की अनुपस्थिति होती है। हाँ, यहाँ पर P और S दोनों मौजूद होती हैं। लेकिन यहाँ पर S तो P तरंगें आगे भी मौजूद होती हैं। ये वापस इनकी शुरुआत हो जाती है कहाँ से, इनकी वापस मौजूदगी आ जाती है कहाँ से, 145 डिग्री से। और ये कारण है, अभी बताया था ना, अवतलाकार मार्ग में जो विक्षेपित होती है ना, इस विक्षेपित होने के कारण ही 105 से 145 डिग्री का में P अनुपस्थित रहती है। तो P का जो छाया क्षेत्र बनने का रीजन क्या है, तरंगों का अवतलाकार मार्ग में विकसित होना या घनत्व में बदलाव होने के कारण P तरंगे अवतलाकार मार्ग में विक्षेपित होती हैं। इसके कारण इनका छाया क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। देखो, तो P तरंग का छाया क्षेत्र क्या हो गया, 105 डिग्री से 145 डिग्री। S तरंग का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 105 डिग्री। अब इसके तीनों चीज़ों की जानकारी मिल गई। चलो, असमंतता, घनत्व में बदलाव और छाया क्षेत्र, इन तीनों से जो जानकारी निकल के आएगी उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाते हैं। तो एक ही डायग्राम में पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बना लेते हैं। ये हो गया सतह, और ये हो गई सतह, ये हो गई पृथ्वी की गहराई, त्रिज्या 6373 किलोमीटर, और ये हो गया सतह। किलोमीटर स्थलमंडल। ये अपन भौतिक विभाजन कर रहे हैं, और ये रासायनिक विभाजन कर रहे हैं। यहाँ पर P और S तरंगों की गति में वृद्धि होती है। इससे क्या पता चलता है, ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि गति में, दोनों गति में वृद्धि हो रही है। तरंगों की गति में वृद्धि होने का मतलब दृढ़ता वाला क्षेत्र है, तो मतलब ये ठोस अवस्था में है। दूसरा, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। दुर्बलता मंडल में P तरंगों और S तरंगों की गति में कमी आती है। चलो, गति में कमी होने, S तरंग मौजूद है, इसका मतलब ये द्रव क्षेत्र तो नहीं है,
लेकिन इनकी गति में कमी आ रही है, तो मतलब दृढ़ता कम हो गई, मतलब ये अर्ध ठोस अवस्था में है, अर्ध ठोस अवस्था में। और ये दुर्बलता मंडल को ही गैस से मैग्मा चेम्बर भी है। सर्वाधिक मैग्मा का ज्वालामुखी में जो मैग्मा सर्वाधिक रूप से आता है वो दुर्बलता मंडल से आती है, इसलिए इसको मैग्मा चेम्बर भी बोलते हैं। यार एक सेकंड, देखो ये हो गया अर्ध ठोस, और दूसरे इसके बारे में जो फैक्ट है वो है मैग्मा चेम्बर, सर्वाधिक मैग्मा का निर्माण, या मतलब सर्वाधिक रूप से ज्वालामुखी में आने वाला मैग्मा यहीं से आता है। 2900 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। यहाँ पर पी और एस तरंगों की गति मतलब अधिक होती है, तो ठोस अवस्था में, गति में वृद्धि हो रही है ठोस अवस्था में। अब दाब के कारण यहाँ पर मिल्टिंग पॉइंट मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि अब काफ़ी गहराई पर प्रेशर आगे बढ़ने लग गया है, तो मिल्टिंग पॉइंट में भी वृद्धि हो गई। ये हो गया मध्यमंडल। अब आते हैं बाह्य कोर पर। 5150 किलोमीटर पर बाह्य कोर मौजूद है, 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं बाह्य कोर। यहाँ पर पी तरंगे तो मौजूद है, लेकिन ध्यान रखना एस तरंगे यहाँ पर मौजूद नहीं है। एस तरंगे मौजूद नहीं है, इससे पता से क्या चल रहा है कि ये तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, इसलिए एस तरंगे मौजूद नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ से छाया क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है, यहाँ से तरंगे यहाँ से टकरा के विक्षेपित हो जाएंगी, ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसी कारण इसका सर्वाधिक छाया क्षेत्र बनता है। 40% क्षेत्र पर इसका छाया क्षेत्र का निर्माण होता है एस तरंगों का। और ये हो गया आंतरिक कोर। यहाँ पर पी तरंगों की गति में वृद्धि होती है, मतलब ये ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में होने के कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर दाब में वृद्धि हो रही है, इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। सर 5500 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बावजूद भी यहाँ पर ठोस अवस्था में मौजूद है। और ये बाह्य कोर, ये बाह्य कोर ये चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में सब सहायक है, ध्यान रखना। ये अपन रासायनिक विभाजन करते हैं। ये क्या हो गया महाद्वीप, ये हो गया महासागर। महाद्वीप किसका बना होता है, सियाल का, क्योंकि मतलब सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। और ये महाद्वीप सीमा का बना होता है, सीमा का बना होता है, तो इसका घनत्व अधिक होगा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, घनत्व अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा तो कितना होता है इसका, 2.9 से लेके 3 ग्राम का घनत्व होता है। और इसका घनत्व कितना होता है, 2.7 से 2.8 के समथिंग ग्राम। सीमा ये बेसाल्ट की बनी होती है, उसका घनत्व कम होता है। ये किसका बना होता है, ग्रेनाइट का, मतलब इसमें ग्रेनाइट की अधिकता होती है। 30 किलोमीटर तक, ये 30 किलोमीटर, ये हो गया क्रस्ट, ऊपरी और ये निचला क्रस्ट। अब ये असंबद्धता है, तो 30 किलोमीटर वाली जो क्रस्ट, और ये हो गया 2900 किलोमीटर पर मेंटल, ये हो गया 2900 किलोमीटर ऊपरी मेंटल, और ये निचला मेंटल। तो मेंटल, अब ये हो गए 3 असंबद्धता हो गई ना। असंबद्धता की भी जो बात करके आए थे कि 2 रासायनिक परतों के बीच में का क्षेत्र, तो पहला क्षेत्र पाया जाता है 30 किलोमीटर पर, इसको बोलते हैं केन रोड, सॉरी इसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता। देखो केन रोड असंबद्धता इससे ऊपर है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी पाई जाती है, केन रोड असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता। मेंटल को 2 भागों में विभाजित करने वाली ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में जो बटी होती है 700 किलोमीटर पर, वो रिपेटी असंबद्धता है। और जो मेंटल और
कोर को विभाजित करता है असंबंधितता क्षेत्र 2900 किलोमीटर पर, वो होता है गुटेनबर्ग विशिष्ट विसर्ट, गुटेनबर्ग विसर्ट। और कोर को भी दो भागों में बांटने वाली असंबंधता को बोलते हैं लेहेमैन, लेहेमैन असंबंधता। यो राम जी, हाँ, लेहेमैन असंबंधता ये कोर को भी दो भागों में बांटती। अच्छा, एक और नया क्षेत्र ज्ञात हुआ है कि एक आंतरिक कोर के अंदर भी एक और कोर मौजूद है, आंतरिक कोर के अंदर भी एक और कोर मौजूद है। उसको क्या बोलते हैं, सॉरी अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी एक क्या इनर कोर एक और है, इनर मोस्ट कोर एक और है, अभी हाल के दिनों में पता चला है। अब ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए देखो, जो पीटी के अनुसार इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर प्रश्न वगैरह आ जाए तो देखो, जो भूपृष्ठ है उसका द्रव्यमान कितना है 0.5%, लेकिन इसका आयतन 1%। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सी मतलब आंतरिक क्षेत्र में कौन सी सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, क्रस्ट मेंटल और कोर में मेंटल। इसका आयतन 84% है और कोर का द्रव्यमान 21.5% है, लेकिन इसका आयतन 15% है। अब उन क्षेत्रों की बात कर लें या उन संगठनों की बात कर लें पृथ्वी के तत्वों की, उन तत्वों की बात करते हैं जो पृथ्वी के तत्वों का संगठन की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से तत्व मौजूद हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी में बात करें तो पृथ्वी बाह्य आंतरिक कोर मेंटल और भूपृष्ठ, इन सब की बात करें तो संपूर्ण में सबसे ज़्यादा लोहा मौजूद है। कितना प्रतिशत है 35%, सर्वाधिक लोहा मौजूद है। दूसरा ऑक्सीजन, ये 30% मौजूद है। इसके बाद सिलिकॉन, ये 15% मौजूद है। संपूर्ण पृथ्वी का हिस्सा मतलब पूरी पृथ्वी किससे बनी हुई है, उसमें 35% लोहे से बनी हुई है। ऑक्सीजन से 30%, सिलिकॉन से 15% और मैग्नीशियम से 13%, ये इनका क्रम है। लेकिन जो भूपृष्ठ है, भूपरपटी जो जिस पर अपन निवास करते हैं, वो भूपरपटी में सर्वाधिक क्या है, उसमें सर्वाधिक है ऑक्सीजन। कितनी प्रतिशत मात्रा में 46% मात्रा में। ध्यान रखना यहाँ पर लोहा नहीं है। और धातु की क्रम में बात करें कि जैसे पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक धातु कौन सी है, लोहा, वहीं पर बात करें तो यहाँ पर सिलिकॉन है 27%, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितना है 8% और लोहा 5%। देखो लोहा संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, तो लोहा कितना है 35%, लेकिन वहीं भूपरपटी पर बात करें तो लोहा कितना है 5%। सबसे ज़्यादा भूपरपटी पर क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में। वहीं पर पूरी संपूर्ण पृथ्वी में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में लोहा। अब देखो ये जरूरी है, देखो बेसिक पता होना चाहिए अपनी पृथ्वी सबसे ज़्यादा किसकी बनी हुई है, तो पता होना चाहिए 35% इसमें लोहा है, 30% ऑक्सीजन है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 13% है, ऑक्सीजन 46% है। और जब भूपरपटी की बात करते हैं तो सिलिकॉन 27% है, एल्यूमिनियम 8% है और लोहा 5% है। और ये समाप्त हो गया अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे भूचुंबक के बारे में। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि शायद 2020-21 के समथिंग मेंस में, यूपीएससी मेंस में ये प्रश्न पूछ चुका है कि पृथ्वी का भूचुंबक जो केंद्र है ना, वो उत्क्रमणित हो रहा है, एलिजाबेथ द्वीप से ये साइबेरिया की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसके बारे में
पर्सन पूछ सका है। और हाँ, अभी शायद लास्ट 2 साल में 24 या 25 वाले में पेपर में चुंबक के क्षेत्र का प्रभाव के बारे में बात किया था। चुंबक से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है आम जीवन पर या जीव जंतुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात किया था। तो ये कल इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में बात करेंगे। ओके, बाय।